थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स। पिछले लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स पढ़े थे जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड थे। ये लेक्चर बेस्ड होगा ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जब सिक्रीशन T3 और T4 का डिक्रीज हो जाता है, थायराइड की जो ग्रंथि है वो ये दोनों हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाती है, तब वो कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? इन केस ऑफ एडल्ट अगर हम देखें कि सबसे पहले थायराइड के जो कार्य हैं वो हमारे शरीर में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, या थायराइड के जो हॉर्मोन्स हैं उनका रोल हमारे शरीर में क्या क्या है, तो वो सारे जो कार्य हैं वो प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले है कि मसल वीकनेस उस इंडिविजुअल में डेवलप होगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे। और वो हेल्थ इश्यूज किस तरह से होंगे कि मेमोरी लैप्सेस हैं, चीज़ों को भूल जाना, डिप्रेशन डिप्रेशन वाली फीलिंग्स, इंक्रीज होगा बैड कोलेस्ट्रॉल, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं वो शरीर में ज़्यादा बनना शुरू होंगे, और विच में लीड टू हार्ट फेलियर, कि जो हार्ट की प्रॉब्लम्स को या आर्टरीज को ब्लॉक करने में योगदान देंगे और उससे हार्ट फेलियर हो सकता है। ऐसे इंडिविजुअल्स, क्योंकि उनकी मसल्स में वीकनेस होगी तो वो थके हुए रहेंगे, दे मे बी टायर्ड और फेटिग्ड। कोल्ड के प्रति उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, जैसे हमने हाइपरथायरॉयडिज्म में देखा था कि वो हीट के लिए इनटॉलरेंट होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी सेंसिटिविटी कोल्ड के लिए बढ़ जाएगी, सर्दी के लिए। इसी तरह से मसल क्योंकि वीक हो रही है तो इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस, जो क्रमांकुंचन की प्रक्रिया है आंतों के अंदर, वो धीमी हो जाएगी और इस वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या आएगी। किडनीज के फंक्शन पर भी इसका इफेक्ट होगा, तो इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, एनीमिया, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी, मिक्सिडिमा की स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर, जॉइंट पेन और स्टिफनेस महसूस होंगे। जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे तो उस वजह से उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और वेट गेन इस केस में होगा। क्योंकि स्वेलिंग आ रही है तो इडिमा या फेस पे वो रिफ्लेक्ट होगा और फेस पफी अपीयर होगा। जैसे हम इन चित्रों में देख सकते हैं कि वेट गेन, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कि फिर थकान या फेटीग है, कोल्ड के लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा स्वेटर्स और पहनने के बाद भी ठंड महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, किडनी के फंक्शंस इम्पेयर होना, तो जो यूरिनरी आउटपुट है वो डिस्टर्ब होना, जॉइंट्स में स्टिफनेस होना, मसल्स का कमज़ोर होना, थकना, और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होना, कि डिप्रेशन होना। ऐसे इंडिविजुअल्स बहुत जल्दी से रोना शुरू कर देते हैं, तो डिप्रेशन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की साइंस क्या क्या है? स्किन पे इफेक्ट दिखाई देता है, बोन्स पे है ये स्वेलिंग, कि कैसे बॉडी के अंदर, जैसे पैरों में देखिए कि स्वेलिंग दिखाई देना शुरू हो जाएगी। गले में गोइटर जैसे पूरा संरचना की थायराइड को कंटिन्यूअस स्टिमुलेट किया जा रहा है फॉर रिलीजिंग ऑफ हार्मोन, और उस वजह से वो ग्रंथि एनलार्ज हो जाएगी, ड्राई और रिंकल्ड स्किन होगी, बोन्स और जॉइंट्स दर्द करेंगे, मसल्स वीक हो जाएंगी, मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाएगी, और हार्ट बीट के ऊपर भी या हार्ट के ऊपर भी प्रभाव आएगा, जो हार्ट बीट है वो भी स्लो हो जाएगी। हाइपरथायरॉयडिज्म में जैसे हमने देखा था टैकीकार्डिया, यहाँ पे ब्रैडीकार्डिया की हार्ट बीट या पल्स का लो होना। गॉइटर, कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन थायराइड को हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए अगर मिलता रहा तो थायराइड की जो ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और क्योंकि यह हमारे गले के क्षेत्र में है तो वहां पर ये एनलार्ज होके और एक बेल्ट जैसे दिखाई देगी। इस कंडीशन को हम गॉइटर कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म मेन कॉज है गॉइटर का। जनरली अनकंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन अगर गॉइटर का आकार बढ़ जाता है तो वो नेक की अपीयरेंस को अफेक्ट करेगा, और खाना निगलने में या सांस लेने में इंटरफेरेंस उसकी हो सकती है, कि वहां वो स्वॉलोइंग या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स करे। ये नॉन टॉक्सिक गॉइटर जैसे गले में देख रहे हैं, एक कॉलर जैसा डेवलप हो गया है,
साइड व्यू अगर हम देखते हैं तो आगे की तरफ पूरा प्रोट्रूडिंग नेक दिखाई देता है। तो थायराइड ग्रंथि का बहुत अधिक एनलार्ज हो जाने से ये नेक रीजन में गॉइटर डेवलप होता है, नॉन टॉक्सिक गॉइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों के केस में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है उनकी मेंटल ग्रोथ को, स्केलेटल ग्रोथ को। ओवरऑल जो उनका डेवलपमेंट है कि जो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से आ रहा है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। लेकिन यदि थायराइड के हार्मोन्स की कमी है तो ऐसे जो बच्चे हैं उनमें कई तरह की डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाएंगी। डिग्री डिपेंड कर सकती है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ग्रेड। न्यूबॉर्न जो बच्चे हैं उनमें क्रेटिनिज्म और लैक ऑफ माइलिनेशन, थायराइड के हार्मोन प्रॉपर ना बनने की वजह से या कमी की वजह से क्रेटिनिज्म नामक रोग उत्पन्न होता है। और जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण या डेवलपमेंट है, परिवर्धन, उसमें माइलिन आच्छद का निर्माण नहीं हो पाता है। तो जो तंत्रिका तंत्र है उसमें माइलिनेशन नहीं होगा, तो लैक ऑफ माइलिनेशन वहां पर होगा। बच्चों में यह रिटार्डेड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डिसप्रपोर्शनेट बॉडी के लिए, कि जब उनका मस्कुलर, स्केलेटल और नर्वस सिस्टम सब डेवलप हो रहा है उस समय हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वो ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी और जो ग्रोथ होगी वो डिसप्रपोर्शनेट होगी। क्रिटिनिज्म को अगर देखें, क्रिटिनिज्म या जड़ वामनता भी इसको कहते हैं, ये कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है। कॉन्जेनाइटल यानी कि गर्भाशय में जब भ्रूण का परिवर्धन हो रहा है उस समय यदि ये डेवलप होता है तो इसे हम कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और सीवियर डेफिशिएंसी है थायराइड हार्मोन की न्यूबॉर्न्स में, क्योंकि थायराइड के हार्मोन्स मानसिक, शारीरिक सभी वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। तो न्यूबॉर्न्स में इसकी हार्मोन्स की कमी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को प्रभावित करेगी, ग्रोथ को रोक देगी, स्टंटेड ग्रोथ होगा और इस वजह से फिजिकल डिफॉर्मिटीज भी उसमें डेवलप हो जाएगी। ऐसे बच्चे मंदबुद्धि हो सकते हैं कि मेंटली रिटार्डेड वो होंगे। कंडीशन ये क्यों आ सकती है कि या तो परिवर्धन के समय जो भ्रूण है उसके थायराइड ग्रंथि के विकास में प्रॉब्लम हो, या फिर जो माता है उसके शरीर में आयोडीन की कमी हो, यानी उसका थायराइड ग्लैंड भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा हो। तो ऐसे जो भ्रूण होंगे उनमें क्रिटिनिज्म के संभावनाएं अत्यधिक रहती हैं। क्रिटिनिज्म या कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म जो एक नए बच्चे में, न्यूबॉर्न बच्चे में होता है, उसके साइंस क्या क्या हो सकते हैं जिससे कि यह पता लगे कि इस बच्चे के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी है। सबसे पहले कि वो वेट गेन नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ स्टंटेड होगी, नॉर्मल बच्चों की तुलना में वो डिलेड और स्टंटेड ग्रोथ दिखाएगा। लिथार्जी और फेटीग, थकान, खाने की जो उसकी फीडिंग हैबिट है वो पुअर होगी। फेशियल फीचर्स, जो चेहरे के फीचर्स हैं वो थिकन्ड होंगे, कि फेस और जो चिन वगैरह हैं वहां पर थिकनेस होगी। एबनॉर्मल बोन ग्रोथ होगी, क्योंकि ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है तो बोन्स भी डिफॉर्म्ड या एबनॉर्मली ग्रो करेंगी। मेंटल रिटार्डेशन इनके अंदर पाया जाएगा। जो पेट है वो आगे से पॉट बेलीड या फूला हुआ होगा। बहुत अत्यधिक सोएंगे तो एक्सेसिव स्लीप इनके अंदर होगी, पाई जाएगी। स्किन का पीला होना, जैसे जॉन्डिस होता है, आंखों का और स्किन का पीला होना। आवाज भारी, होर्स वॉइस होगी। और लार्ज टंग, जो जुबान होगी, जीभ होगी, वो अनयूजुअली लार्ज होगी, जो एक बच्चे के प्रपोर्शन में या बच्चे के बॉडी के हिसाब से होनी चाहिए, उससे कंपेरेटिवली लार्ज टंग होगी। जो नेवल है, नाभि है, वहां पर स्वेलिंग होगी, जिसे हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। स्किन ड्राई और पेल होगी और मिक्सिडिमा भी पाया जा सकता है, यानी स्वेलिंग भी स्किन के अंदर पाई जा सकती है। एंड कॉन्स्टिपेशन। ये हाइपोथायरॉयडिज्म में इंडिविजुअल्स को देखिए, पफी फेस जिसमें दिखाई दे रहा है, हेयर लॉस। हाइपोथायरॉयडिज्म किन किन कारणों से हो सकता है? सबसे मुख्य जो कारण है दैट इज आयोडीन डेफिशिएंसी। यदि भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म
के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने हार्मोन सिंथेसिस में देखा था आयोडीन थायराइड के कि आयोडीन ऐसा तत्व है जो शरीर में भोजन के थ्रू ही पहुंचाया जा सकता है, शरीर उसका स्वयं निर्माण नहीं करता। तो यदि भोजन में आयोडीन की कमी है तो थायराइड के हार्मोन्स का निर्माण भी प्रभावित होगा। तो मेन रीजन आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा है हाशिमोटोस डिजीज। हाशिमोटो डिजीज में प्रारंभ में ऐसे इंडिविजुअल्स हाइपरथायरॉइड होते हैं, यानी अत्यधिक मात्रा में T3 T4 सिक्रीट करते हैं, और लेटर स्टेजेस में फिर वो हाइपोथायरॉइडिज्म, एक तरह से जब थायराइड एग्जॉस्ट हो जाता है तब वो हाइपोथायरॉइड के केसेस में बदल जाते हैं। या फिर पोस्ट एब्लेटिव, किसी भी तरह की सर्जरी के बाद ये जो प्रभाव अगर थायराइड पर आता है तो वो पोस्ट एब्लेटिव हाइपोथायरॉइडिज्म कहलाता है। एक और कारण जो हो सकता है दैट इज आयोडीन डीआयोडीनेज डेफिशिएंसी। थायराइड के हार्मोन T4 से T3, क्योंकि T4 सर्कुलेशन में रहता है ब्लड के, और T4 के आयोडीन हटने से, एक आयोडीन T4 में 4 होते हैं, T3 में 3 होते हैं, तो 5 डीआयोडीनेज अगर डेफिशिएंट है, कम है, तो वो कन्वर्जन भी रुकेगा और थायराइड के जो हार्मोन्स की सिंथेसिस और सर्कुलेशन में मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो डीआयोडीनेज डेफिशिएंसी इज आल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म। थायराइडाइटिस सब एक्यूट हो सकता है या फिर क्रॉनिक हो सकता है। क्रॉनिक थायराइडाइटिस में हाशिमोटोस डिजीज आता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून यानी कि शरीर स्वयं के विरुद्ध ही यदि एंटीबॉडीज बना के और उसको नुकसान पहुंचाने लगे, तो ऐसे जो डिजीजेस होते हैं वो ऑटो इम्यून डिजीजेस कहलाते हैं, कि जहां प्रतिरोधी रोधक क्षमता हमें बाह्य कारकों से या इन्फेक्शन से बचाने के लिए काम में आती है, उसकी बजाय जो शरीर की एंटीबॉडीज हैं वो स्वयं अपने अंगों को नुकसान पहुंचाने लग जाएं, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। सबसे मेन कॉज जो हाइपोथायरॉयडिज्म का है, जहां पर आयोडीन सफिशिएंट मात्रा में है लेकिन उसके बावजूद अगर उन व्यक्तियों में हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो वो रीजन हाशिमोटो थायराइडाइटिस का है, कि जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड के डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। तो ऑटो इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन थायराइड का यदि होने लगेगा तो थायराइड के डिस्ट्रक्शन की वजह से वो हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे और कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म की डेवलप हो जाएगी। इसके जो सिम्टम्स हैं दैट आर सिमिलर टू हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हमने पूरा एरे देखा था कि कितने सिम्टम्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, वो सिमिलर हाशिमोटो डिजीज में भी पाए जाएंगे। फिर है यूथायरॉयड सिंड्रोम। यूथायरॉयड सिंड्रोम यानी कि नॉर्मल थायराइड का अपीयरेंस। इस केस में पेशेंट को कंप्लेंट्स होंगी हाइपोथायरॉयड के सिम्टम्स की, कि जिस तरह से हाइपोथायरॉयड के सिम्टम्स होते हैं वैसे ही सिम्टम उस इंडिविजुअल में दिखाई देंगे, लेकिन जब हार्मोन का एनालिसिस या हार्मोन एस्टिमेशन किया जाएगा तो थायराइड के जो हार्मोन्स हैं, फ्री हो या टोटल हो, और TSH है वो लो या नॉर्मल रेंज में पाए जाएंगे। तो ऐसे केसेस में हार्मोन जो सर्कुलेशन में है वो नॉर्मली है, लेकिन कंडीशन ये किस वजह से डेवलप हो सकती है कि 5 डीआयोडीनेज डेफिशिएंसी की वजह से ये इंडिविजुअल्स हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स डिस्प्ले कर सकते हैं। थैंक यू।